ऑनलाइन स्कूल इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अब आपको 10th क्लास की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी और वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे शानदार जो फैकल्टीज हैं वो आपको ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर हर एक सब्जेक्ट लेकर आने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी सोशल साइंस। ये जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान है, वो बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे साथ। तो पहली बात ये है कि हर कोई पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, पढ़ाता भी है, लेकिन हम क्या अलग से करने वाले हैं? तो हम क्या करने वाले हैं? हम सिर्फ इंजॉय करने वाले हैं। क्लास को पढ़ना तो बड़ी बात है, लेकिन हम लोग इंजॉय करेंगे। जब हम इंजॉय करते हैं तो इंटरेस्ट आता है, जब इंटरेस्ट आता है तो अपना पढ़ाई होती है, और जब पढ़ाई होती है तो सबसे ज्यादा याद होता है। तो इस तरह से हम लोग आज क्लास एंजॉय करने वाले हैं। अगर मजा आया ना तो कमेंट में जरूर बोलना कि मजा आ गया। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर। अब ये है क्या, इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो ये जो बुक है ना, अलग अलग बुक है 10th क्लास की, और एनसीईआरटी कर दी गई है, पहले से आपको बता दूं। और एनसीईआरटी में 4 अलग अलग बुक रखी गई है पार्ट के हिसाब से। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत और समकालीन विश्व 2, है ना। अब इसमें भी अगर आप जब इस बुक को ओपन करते हैं तो यहां पर आता है खंड फर्स्ट, मतलब पार्ट फर्स्ट। अब यहां पर काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे कि सर हम इंग्लिश मीडियम से, कुछ कहेंगे हम हिंदी मीडियम से। तो यहां पर ऑनलाइन स्कूल इंडिया के द्वारा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग क्लासें करवाई जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और साथ में अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये हिंदी की क्लास रहने वाली है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आराम से इसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा इस चैप्टर में, इस बुक में मिलेगा क्या? इस बुक में मिलेंगी घटनाएं कि क्या क्या हुआ था, किस तरह का जो है सारी चीजें हुई थी। आपने मुझे पता है कि पिछली बार जो है 9th क्लास आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए होंगे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे वाली जितनी भी क्लासेस थे आपने हिस्ट्री को आराम से पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान को आराम से पढ़ा होगा। इतना तो जान लिया होगा ना कि इतिहास में घटनाएं होती हैं, है ना, उसमें डेट्स होती हैं, डेट में क्या क्या चीजें बनी रहती हैं। जैसे आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि 1857 की जो क्रांति थी उस वक्त में ये हुआ वो हुआ। दिमाग में बहुत सारी फोटोज आती हैं जिसमें झांसी की रानी की फोटो आती है। ये सारी घटनाएं होती हैं, है ना। और ये घटनाएं किस हिसाब से होती है? एक प्रक्रिया से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम उठ गई, घटना हो गई और खत्म, नहीं, ये सारी एक प्रोसेस के हिसाब से होता है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या क्या, तो थोड़ा सा मैं पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो फ्रांस में सबसे पहले बोला जाता है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। तो पहला पॉइंट यहां पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में कैसे जो है आंदोलन हुए थे, क्रांति हुई थी। दूसरा आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तीसरा आता है क्रांति का युग। ये जो क्रांति का युग है ना 1830 के वक्त में था, और उसी से क्रांतिकारी गतिविधियां होने शुरू हो गई थी। नेक्स्ट आता है जर्मनी और इटली का निर्माण और राष्ट्र की दृष्टि से कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये सारे पॉइंट सारे जो हैं आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगे, लेकिन डरने की जरूरत तो है नहीं, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला हूं पहला पॉइंट फ्रांसीस क्रांति और राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जब भी हम लोग किसी पॉइंट की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं, चैप्टर की बात करते हैं, तो उस चैप्टर की हेडिंग पढ़ना जरूरी है ना। क्योंकि आपको काफी टीचर ने ये बताया होगा, जो हिस्ट्री के टीचर होते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के टीचर होते हैं, ये तो जरूर बताते हैं कि जब भी हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो उस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसी से तो कहानी बनेगी। और जब कहानी बनेगी तो ये दिमाग में धीरे धीरे घर करती जाएगी, है ना। स्टोरियां बनानी है हम लोगों को, और कुछ नहीं करना, बस इंजॉय करना है। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो, है ना, तो मूवी देखने जाते हो तो कभी नहीं सोचते कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे वो चलती रहती है इंटरेस्ट जगता रहता है, ठीक है। ऐसे इंटरेस्ट आपको मन में जगाना है। तो अब देखिएगा, अब मैं इंटरेस्ट तो मैं जगाऊंगा ना, एंजॉय को आप तो करना है। चलिए एंजॉय करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यही चैप्टर का नाम है। अब दिमाग में आया होगा कि सर यूरोप क्या है। चलिए यूरोप तो छोड़िए, तो हमें पता है राष्ट्रवाद क्या है ना। हमने वर्ड तो सुना होगा बहुत बार। तो अभी एक वर्ड लेता हूं कि जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इंडिया में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो जानता नहीं है कि 1857 में हुआ क्या था। पहली भारत की क्रांति हुई थी, है ना, जिसने अंग्रेजों की जो है जड़ें हिला दी थी। तो ये राष्ट्रवाद था। कैसे? अब राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं कि देश के प्रति प्रेम होना, देश के प्रति प्यार होना,
ये होता कैसा है बताता हूं। ये कभी हम लोग नहीं कहते कि एक आदमी से पैदा हुआ था, हम जरूर ये कहते हैं कि कुछ लोगों से ये पैदा हुआ था और धीरे धीरे पूरा देश को अपने हिसाब से उसको बना दिया था, या उसने देश में राष्ट्र प्रेम या देश के प्रेम की भावना को जागृत कर दिया था। ये होता है राष्ट्रवाद। तो इसका जो अगर मैं मीनिंग लेता हूं तो इसका मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। और ये कौन करेगा देश के प्रति प्रेम? जो उस देश का व्यक्ति होगा वही करेगा ना। तो अब यहां पर देखिएगा, मैं सारे पॉइंट साथ में लेके चलूंगा। तो अब देखिएगा 1857 की जब क्रांति हुई थी, एक दिन में नहीं हुई थी, है ना, उनके साथ अत्याचार हुए थे। तब कुछ लोगों के मन में आया था कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ और लोगों को इकट्ठा किया। ऐसे करते 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 इन लोगों में देश के प्रति प्रेम होने लगा। उन्होंने बोला कि हम अलग अलग जाति के लोग हैं, क्यों नहीं हम लोग एक हो जाते हैं और इस जो दुश्मन है हमारे उसके खिलाफ हम लोग खड़ा होते हैं और हमारे जो खुद का देश है उसको बचाते हैं। यही देश प्रेम था, यही राष्ट्रवाद था। अब सबसे बड़ी बात याद यहां पर आती है कि जब भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भावना कहां से उत्पन्न होती है, तो सब स्टूडेंट कहते हैं सर इंडिया में, और इंडिया में ही देश प्रेम। ऐसा नहीं है। 1857 की क्रांति से पहले भी ये जो राष्ट्रवाद का शब्द आया था वो यूरोप से आया था, है ना। अब यूरोप कहां है? अब देखिएगा, यूरोप की बात करूंगा तो यूरोप अगर वर्ल्ड के मैप पर अगर आपको पूछ लिया जाए, देखिएगा मैं सब चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। कारण ये है कि अगर मैं मैप से नहीं पढ़ाया तो काफी स्टूडेंट ये कहेंगे सर हमारे एग्जाम में मैप भी तो पूछा जाता है, क्या पता इसी चैप्टर से मैप आ जाए। तो बिल्कुल आ सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब अगर मैं वर्ल्ड के मैप पे बात करूं तो यूरोप यहां पर है दोस्तों। यहां पर अलग अलग देश हैं यूरोप में, है ना। ध्यान रखिएगा, जैसे एशिया में अलग अलग हैं, है ना, वैसे यूरोप में अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज हैं। अब बात आती है जो ये चैप्टर है वो करीबन 18th सेंचुरी का है, मतलब 18वीं सदी के सारी जो है घटनाएं बांधी गई हैं, सारी की सारी 1857 की, सॉरी 1857 नहीं 18वीं सदी की, मतलब कहने का मतलब 1700 लगाकर 1800 के बीच में सारी कहानी बनाई गई है। अब इसमें होता क्या है देखिएगा, इसमें अलग अलग देश हैं, जितना भी आप देख सकते हैं अलग अलग यहां पर देश हैं। अब 18वीं सदी की बात करता हूं तो उस वक्त यहां पर बहुत सारी मतलब ऐसे किंगडम बने हुए थे, अलग अलग राजा यहां पर राज करते थे, जैसे इंडिया में करा करते थे, है ना। याद है ना आप लोगों को, मुगलों का अलग राज था, राजपूतों का अलग था, मराठों का अलग था, ऐसे अलग अलग राजा काम करते थे एक इंडिया में। वहां पर यूरोप अलग अलग कंट्रीज थी, उसमें भी तो बहुत सारे लोगों ने यहां पर राज किया होगा, ये तो आपके दिमाग में था। तो 18वीं सदी में यहां पर करीबन 89 कंट्रीज हुआ करती थी, अलग अलग 89 जो है यहां पर राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे। फिर अगर आज की बात करूं तो आज कितने हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज के वक्त में 44 देश हैं वहां पर यूरोप में, है ना। तो कहने का मतलब है कुछ मर्ज हो गए होंगे, है ना, कुछ मिल गए होंगे, इस तरह से जो है अलग अलग चीजें बनी होगी। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया ना, राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब हम पढ़ने वाले क्या है। तो जैसे ही मैं चैप्टर ऑन करता हूं, काफी स्टूडेंट हैं जो किताब के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो हम भी किताब के हिसाब से ही पढ़ेंगे, लेकिन अपने वे से, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, जैसे मैं चैप्टर ऑन किया तो वहां पर एक फोटो दिखती है, इस फोटो के आसपास बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं कि जिसने ये फोटो बनाई उसका नाम क्या था। उसका नाम था फ्रेडरिक सोरेयू, ठीक है। फ्रेडरिक सोरेयू ये फ्रांस का एक कलाकार था। अब फ्रांस की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो वर्ड लिया था ना वो फ्रांस से लिया गया था, याद रखिएगा, है ना। जो राष्ट्रवाद शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ था, वो होता फ्रांस से। फ्रांस के बारे में बताऊंगा क्योंकि इसी वीडियो में सारा फ्रांस के बारे में ही, क्रांति के बारे में बताने वाला हूं। तो इस व्यक्ति ने ये बोला था कि ये उसने ना करीबन 1848 में ये जो है डिजाइन किया था, उसने एक ये जो चित्र बनाया था उसमें बहुत ही बेहतरीन सा उसने सपना देखा था। ये सपने के हिसाब से उसने फोटो बनाई थी। उसने बताया था कि अलग अलग उसने कैटेगरीज में इसको बांट रखा था, 4 कैटेगरी में बांट रखा था। तो इसमें यहां पर क्या है, सबसे बड़ी बात है यहां पर अलग अलग देश यहां पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, ये सारे व्यक्ति यहां पर औरतें हैं, बच्चे हैं, है ना, पुरुष हैं, सारे के सारे अलग अलग जाति के लोग हैं, सब इकट्ठा हुए हैं। और क्यों इकट्ठा हुए? वो चाहते थे कि अपने देश की हिफाजत कर सकते, अपने देश को आजाद कर सकें, है ना, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक मूर्ति थी ये। तो ये जो मूर्ति है ना, ये एक स्वतंत्रता की मूर्ति के रूप में माना गया था,
है ना। कारण है कि फ्रांस में जब स्वतंत्रता की जब क्रांति हुई थी, उस वक्त उन्होंने एक दिमाग में यह रखा था कि हम लोग किसको माने। जैसे हम लोग अगर हम लोग के मन में इच्छा होती है कि भगवान ये दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं कि मूर्ति के सामने जाते हैं और उससे मांगते हैं। इसी तरह सरयू ने यह सोचा था कि हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि हम लोग भी एक मूर्ति को डिजाइन करते हैं और उसी को जो है मानने लगते हैं कि हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए। इसी हिसाब से ये मूर्ति बनाई गई थी, है ना। ये जो थी स्वतंत्रता की देवी के रूप में मान सकते हैं, है ना। इनके एक हाथ में मसाल है, ये मसाल करता है ज्ञानोदय, मतलब ज्ञान को उदय करने के लिए ये मसाल पकड़ी गई है। दूसरी तरफ यहां पर घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र का मतलब है ठप्पा लगा के देंगे कि भाई आप लोग क्या है, आजाद हो, एकदम आप अपने हिसाब से जो है देश चला सकते हो। यहां पर अलग अलग लोग हैं, यहां पर यूरोप की सारी कंट्रीज के लोग हैं, साथ में अमेरिका के भी जो है लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने देश का विकास खुद के हिसाब से, खुद के लोगों के हिसाब से ढंग से कर सकें, न कि किसी निरंकुश राजा के हिसाब से। तब ये जो सारी घटनाएं हैं वो यहां पर देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहां पर अलग अलग देवी देवता यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो यहां पर इस चीज को देखने के लिए आए हैं। तो याद रखिएगा, ये सारी चीजें सरयू के सिर्फ कल्पना मात्र थी। वो सिर्फ सोच रहा था कि काश ऐसा होता, ठीक है। याद रखिएगा, उसने सिर्फ ये सोचा था। 1848 के वक्त की सारी इसने फोटो सामने रखी थी। उसने बोला कि यहां पर विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न उसने देखा था। मतलब यहां के जो है हर एक बंदा चाहता था कि यहां प्रजातंत्र हो, मतलब लोगों का शासन होना चाहिए, जैसे अभी इंडिया में चलता है लोकतंत्र, है ना। ऐसे ही उसने गणराज्य का सपना देखा था। हर एक देश यहां पर इकट्ठा हो गया था। अब ऐसा ही होता है यूरोप में, इसलिए इसी को फोटो को दिखाया गया था कि ये बंदे ने जो सपना देखा था, लेकिन कुछ हद तक इसके जो है यूरोप में काम हुआ था। अब हम जो यूरोप के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यूरोप में 18वीं सदी में धीरे धीरे क्रांतियां होना शुरू हुई थी। जब ये क्रांतियां होना स्टार्ट हुई थी, तो अलग अलग देश, जैसे फ्रांस के पास में बेल्जियम है ना, जर्मनी है, ये उनके मन में भी आया था कि अगर फ्रांस ऐसा कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे ये जो आग है ना, पूरा यूरोप में फैल गई थी, और वहां के जो निरंकुश राजा है वहां से उनको हटाना शुरू किया था। और उसमें सामाजिक, आर्थिक, हर तरह की जो है यहां पर अलग अलग डिफरेंस देखने को मिले थे। कुछ नया एकदम चेंजेस होने लगा था। जब यह परिवर्तन होने लगा, तब आती है औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति आने लगी, तो यूरोप आ जाता है सबसे ऊपर। ओके, चलिए, यहां तक ये जो है इस फोटो की घटना है, और इस फोटो के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर इन्होंने कुछ वर्ड दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ना, एनसीईआरटी की बहुत खासियत है कि यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके दिमाग में आते तो जरूर हैं, लेकिन उनका मीनिंग आपको नहीं पता होता। तो यहां पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आता है निरंकुशवाद। अब निरंकुशवाद क्या होता है? सबसे बड़ी बात है किसी के ऊपर अंकुश नहीं होना, है ना। मतलब लगाम नहीं होती किसी के ऊपर। इसलिए बोला कि ऐसी सरकार, ऐसा शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं होता। अब अंकुश इसके ऊपर नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं भारत का अगर राजा बन जाता हूं, तो राजा के ऊपर तो कोई होता नहीं है ना, जिसको उसको बांध सके, अंकुश कर सके, उसे निरंकुश कहा जाता है। जैसा राजा चाहता था वैसे ही काम होता था, इसीलिए इसको निरंकुश बोला जाता है। लेकिन अब यहां पर देखिएगा, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीय सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। उनका काम क्या होता है? लड़ना झगड़ना, आसपास के जो है अपने हिसाब से काम चलाना, जितना भी अपना राज्य है उसको अपने हिसाब से, अपने ढंग से चलाना, ये होता है निरंकुशवाद। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, फ्रेडरिक सरयू जो फ्रांस का कलाकार था, उसने सपना देखा था। सपना क्या देखा था? उसने वर्ड आता है कल्पना दर्श। कल्पना के साथ आदर्श वर्ड जोड़ा गया है। मतलब ऐसा राज्य वो सोच रहा था जहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, जहां पर जनता ना खुश रहे, जहां पर जनता अपने आप बिजनेस करते रहें, काम करते रहें, बस। ये होता है राम राज्य। क्या होता है? राम राज्य। नाम तो सुना होगा ना, हर किसी ने सुना होगा राम राज्य। अब राम राज्य क्या होता है? जहां पर चोरी चकारी नहीं होती, जहां पर कोई भी किसी चीज की दुख वर्ड का नाम भी नहीं होता, वहां पर ऐसा वो राज्य होता है। तो फ्रेडरिक सरयू ने भी इस तरह का राज्य के बारे में कल्पना की थी, जो संभव नहीं होती साहब। तो एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श होता है कि उसका साकार होना असंभव होता है, इतना परफेक्ट राज्य कहीं नहीं हो सकता।
इसलिए ये शब्द क्या आता है, यूटोपिया बोला जाता है, जिसे कल्पनादर्श बोला जाता है। जो मैंने आपको फोटो बताई थी ना, वो सिर्फ कल्पना मात्र की थी, लेकिन वो सोच रहा था कि काश इस तरह का होता ना, तो ये देश, ये जो पूरा वर्ल्ड है, कुछ अलग तरह का होता, है ना। अब यहां पर, अब उसने यहां पर एक वर्ड भी दिया था कि हम लोग क्या करेंगे, यहां के जो लोग हैं, है ना, अपने राज्यों को किस तरह से चलाएंगे, वो चलाएंगे जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह क्या होता है, जन का मतलब लोग, मत का मतलब उनकी इच्छाएं, है ना, उनका जो है वोटिंग देने का तरीका, और संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने का जो प्रक्रिया होती है, पूछी जाती है ना, उसे मत करना कहा जाता है। वो भी क्या, जनमत, है ना, कि आप चाहते हो या नहीं चाहते। जैसे अभी वोटिंग होती है ना, वही मत होता है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर उन्होंने पूछा जाता था कि एक खास क्षेत्र पर एक व्यक्ति होता था, उसके बारे में वो पूछते थे कि ये सही है या नहीं है। यही होता है जनमत संग्रह। क्लियर हो गया, यहां पर वर्ड आपको दिमाग में आ गए होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड अब आगे इसी चैप्टर में काम आने वाले हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, यहीं से चैप्टर अच्छा सा स्टार्ट होता है। इतने में मैंने आपको समझा दिया है, इतना ज्यादा मैंने इतना खराब सा नहीं समझाया कि आपको समझ में नहीं आए, बहुत आराम से समझाया। अब यहां पर देखिएगा, पहला पॉइंट आता है फ्रांसिस क्रांति और राष्ट्र का विचार। अब सबसे पहले यूरोप की जब भी बात करते तो फ्रांस की क्रांति सबसे ऊपर आती है, क्योंकि ये जो क्रांति है ना, ये सबसे पहले हुई कब थी, ध्यान रखिएगा, 1789 में ये क्रांति होती है। 1789 में ये क्रांति होती है, जो कभी किसी देश में हुई नहीं थी, है ना, पहली बार ऐसा हुआ था। तो फ्रांस, अब यहां पर मैंने क्या बोला कि जब भी कोई पॉइंट को देखो तो उसके बारे में पहले विचार कीजिए, है ना। तो इसमें देखिएगा, तो यहां पर फ्रांस कहां है, तो फ्रांस तो दिमाग में आया होगा ना, यूरोप में ही है, लेकिन यूरोप कहां है, इधर है, और यूरोप में भी एक जगह है यहां पर, ये है फ्रांस। ओके, यहां पर अगर बड़े जगह पर आप देखना चाहते हो, 1700, मैंने 89 के बारे में बोला है, 18वीं सदी, है ना, यही तो बोला था, 1789 में ये क्रांति हुई थी। अब 1789 के टाइम में यहां पर राज्य हुआ करता था एक राजा का, जो था बड़ा निरंकुश। वो जैसा चाहता था फ्रांस को उसी हिसाब से चलाता था, जैसी मर्जी वैसे काम करता था। इससे लोग परेशान हो गए थे, है ना। वो लोग चाहते थे कि हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमारा ख्याल नहीं रखता हो, पूरे दिन कभी ना कभी कोई युद्ध, कभी कुछ, लेकिन जनता का कुछ ध्यान नहीं रखता। तो कुछ लोगों के मन में यह आया था कि हमारा देश है, वो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, है ना। फिर इन कुछ लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे लोगों को जागृत करना शुरू किया, आसपास के लोगों को सुनाना शुरू किया कि राजा गड़बड़ है, हमारे लिए काम ही नहीं करता, तो हम क्या करें। तो उनके लोगों के मन में आया, क्यों नहीं इस निरंकुश राजा को उखाड़ के फेंकते हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं और इस राजा को बाहर फेंक देते हैं, और कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर इसको बाहर फेंक देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से राज्य चलाएंगे। इसी तरह से एक फोटो डिजाइन की गई थी। एक व्यक्ति था जर्मन पत्रकार, जिसका नाम था एड्रियास रेबनान, ठीक है। इस रेबनान ने क्या बोला कि इसने एक फोटो बनाया कि एक वक्त था जहां राजा का राज्य हुआ करता था, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और ये कुछ लोग नहीं थे, पूरे फ्रांस था। कारण यह था कि उस निरंकुश राजा से वो बहुत सारा परेशान हो गए थे, और कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर इसमें पूरे फ्रांस को एक साथ में ले लिया, और इसमें उन्होंने वहां का जो राजा था वहां से उसको हटाया, और उन्होंने फिर एक चीज की थी, उन्होंने जो है लोकतंत्र को, प्रजातंत्र के हिसाब से उसको चलाने की कोशिश की थी, है ना। अब देखिएगा, अगर राजा चला जाएगा तो शासन कौन करेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, स्टेट जनरल के जो है स्टेट जनरल की वोटिंग कराई थी। स्टेट जनरल का मतलब है अलग अलग जो जिले थे वहां पर, है ना, अलग अलग पार्ट थे जो वहां पे फ्रांस में अलग अलग भागों में बटा हुआ था। वहां पर एक एक नेता को, अलग अलग नेता को चुना गया था, वहां पर वोटिंग कराई गई थी, जनमत संग्रह करवाया गया था। वहां के लोगों ने इकट्ठा होकर अब इन्होंने एक शपथ ली थी कि अपना देश है, अपना शासन है, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने रूल होंगे, इसी हिसाब से हम फ्रांस को चलाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टेट जनरल की वोटिंग करवाई, और उनके मन में था पितृभूमि, मतलब खुद की भूमि है, खुद का राज्य है, हम खुद के हिसाब से चलाएंगे, जैसा जनता चाहती वैसा हम करेंगे। दूसरा आता है नागरिक, कि हमारे यहाँ के जो फ्रांस के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, वो सारे नागरिक कौन है, फ्रांस के लोग हैं। ओके, ये जो है चीजें उनके दिमाग में आई। अब जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है, देश प्रेम की भावना आती है ना, तो सबसे पहले आता है उसका फ्लैग। जैसे इंडिया में अगर तिरंगा
कहीं लगा हो ना, तो मन में एक आदर भाव आता है, देश के प्रति प्रेम आता है। तो इसी हिसाब से वहां के कुछ लोगों ने एक काम किया था, नया फ्रांसीसी झंडा यानी तिरंगा बनाया था। वो किस तरह से दिखता है, वो इस तरह से उन्होंने चुना कि इस तरह का एक तिरंगा उन्होंने बनाया ताकि लोगों के मन में ना देश प्रेम आ सके। ओके, तो यहां तक आप लोगों को काफी चीजें समझ में आई होगी। अब जब इन्होंने चुनाव करवाए, जब सब कुछ हो गया, तो उन्होंने क्या बनाया, एक प्रशासनिक ढांचा बनाया, प्रशासनिक ढांचा बनाया। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेवल बनाया कि ये लोग ये करेंगे, वो ये करेंगे, जैसे अपने इंडिया में होता है। अभी जैसे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर जो जिस जिले की बात करता हूं, तो जिले का अधिकार किसके पास होता है, कलेक्टर के पास होता है। राज्य का किसके पास होता है, राज्यपाल का होता है। इसी तरह से उन्होंने लेवल बना दिए थे, ठीक है। इसने जो है प्रशासनिक ढांचे बना दिए थे। इस प्रशासनिक ढांचे के हिसाब से उनके मन में एक ही बात आ रही थी, राष्ट्र का वो गुणगान गा रहे थे, है ना, एक राष्ट्र का नाम ले रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्रांस के लिए काम करेंगे ना तो सब लोग मिलकर करेंगे। तो इसलिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचा बनाया और साथ में उन्होंने आगे बढ़ने की जो है कोशिश की और अपने जो है लोगों को साथ में लेकर कोशिश की चलने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यातायात साधन बनाए, उन्होंने व्यापार के लिए, है ना, जितने भी टैक्स हुआ करते थे, जो राजा को ज्यादा दिया करते थे, उसको कमी ला दी। माप तोल के जो साधन है उसमें भी जो है चेंजेस कर दिए गए ताकि लोगों को आसानी हो सके बिजनेस करने में, है ना। और जितने भी जो रूल्स हुआ करते थे ऊपर नीचे के, जैसे ऊंची जाति नीची जाति, वहां के जो है रूल्स को भी बहुत हल्का कर दिया था, है ना। ये लोग किसने किया था, वहां की क्रांतिकारियों ने। अब यहां पर वर्ड आता है क्रांतिकारी। ऐसे लोग जो राष्ट्र की जो भावना है ना, राष्ट्र प्रेम की भावना, वो अपना कर चलते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये क्रांतिकारी वर्ड था। ये क्रांतिकारियों ने इस तरह का एक ढांचा बनाया। तभी एक इसी स्टोरी में ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट क्या है बताता हूं। वो ट्विस्ट है नेपोलियन बोनापार्ट। ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया था कि वापस जो है फ्रांस को कहां पर लेकर आ जाता, राजतंत्र में लेकर आ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, पहले वहां पर कौन था, निरंकुश राजा था, ठीक है। उसके बाद में लोगों ने, वहां के क्रांतिकारियों ने, उन्होंने क्या किया, इस निरंकुश राज्य को, जो राजतंत्र था, ऑब्वियसली राजतंत्र था, उसको कोशिश करके, माथाहोड़ी करके, क्रांति लाकर उन्होंने क्या बनाया, इसको प्रजातंत्र में बनाया, यानी कि लोकतंत्र में बदला था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है, यह भी पहले प्रजातंत्र को मानता है, लेकिन जब यह सर्वोसर्वा बनता है ना, लोगों के आंखों में आ जाता है, तब ये क्या करता, सारी पावर अपने हाथों में ले लेता है और इसको जो है फ्रांस को वापस राजतंत्र की तरफ धकेल देता है। जब राजतंत्र होता है तो निरंकुश हो ही जाता है कोई भी राज्य, है ना। तो यहां पर नेपोलियन को बोल सकते हैं कि इसने जो प्रजातंत्र को वापस राजतंत्र की तरफ लेके आ गया, मतलब फ्रांस अच्छे से जगह पे जाने वाला था, उसको वापस पीछे की तरफ लेके आ गया। चलिए, अब इसने क्या किया था वो भी मैं बताता हूं। अब जब भी ये पूरा फ्रांस एकदम सेटल हो गया था, न ही कोई निरंकुश राजा, न कोई और, प्रजा वाले बिल्कुल साथ दे रहे थे उन लोगों का जो इस फ्रांस को चला रहे थे, है ना। इसी हिसाब से अब क्या हुआ, अब जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो वो बोलता है कि हम अगर फ्रांस वाले लोग इतने दुखी होकर, है ना, हमारे राजा को हटाया है, तो हमारे आसपास में इतने कितने जो है राज्य होंगे जो वहां के लोग होंगे वो अपने राजा से खुश नहीं होंगे। तो उसके दिमाग में यह आया कि क्यों नहीं हम लोग मिलकर यूरोप को इन राजाओं से मुक्ति दिलाते हैं। जो निरंकुश राजा है, जहां की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती उस राजा को, वहां पर उनको हटा देते हैं और वहां पर प्रजातंत्र लेके आते हैं, जैसे फ्रांस में लेके आए हैं। तो उनके दिमाग में आया कि हाँ साहब क्यों नहीं, है ना, ये तो क्या है, धर्म का काम है ना। दिमाग में आता है ना कि हमने अच्छा किया है तो पड़ोसी की भी अच्छा करे, है ना। हमने जो राजा को फटके मारे हैं तो आसपास वाला राजा क्यों फायदा नहीं ले, उसको भी प्रसाद दिया जाए। तो उन्होंने सोचा बिल्कुल हम भी साथ में चलेंगे। तो फ्रांस के लोग खुश हो गए कि चलो साहब अगर नेपोलियन बोल रहा है तो बिल्कुल सही होगा। अब नेपोलियन ने क्या किया कि सारी ताकत अपने पास ले ली कि चलो चलते हैं, पास वाले राज्यों को फटके देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब बता देता हूं, ठीक है। अब ये फ्रांस है ना। फ्रांस में जब ये सब लोग खुश होने लगे, सब कुछ अच्छा सा चलने लगा, तो उनके मन में आया कि चलो यार नीदरलैंड की तरफ चलते हैं,
है ना, यहाँ पे निरंकुश राजा उसको भी हटा देते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने बोला फिर यहाँ पर चलते हैं रोमन एम्पायर की तरफ, वहां पे भी हटाएंगे, स्विट्जरलैंड को भी यहाँ पर हटाएंगे। तो इस तरह के उन्होंने ठेका ले रखा था कि साहब हमने आज़ादी ली है, तुम भी लो, है ना, लेकिन देंगे जरूर, लेना है तो लीजिए, हम तो देंगे जरूर आपको, है ना, नहीं लेना तो भी हम आपको देंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया, अपनी पंचायती करी और टांग अड़ाई, और उन्होंने अलग अलग जितने भी आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, फ्रांस के आसपास के जितने भी, वहां पर आजादी देने का ठेका लिया। अब उन्होंने जैसे ही ऐसा किया तो सब जो आसपास के जो लोग थे, जो निरंकुश राजा से परेशान थे, वो भी खुश हो गए कि यार ये बंदा है ना बहुत अच्छा कर रहा है, जो नेपोलियन बोनापार्ट है। अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग जितने भी राज्य थे पास में, फ्रांस के पास में, उन्होंने जोकोबिन क्लब बना लिए थे। जोकोबिन क्लब का मतलब है ऐसे ऐसे ग्रुप बना लिए थे जो क्या करेंगे, अगर नेपोलियन की सेना आएगी ना तो उनका सपोर्ट करेंगे, है ना, राजा के खिलाफ हम लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसे उन्होंने ग्रुप बना लिए। अब यहां पर क्या होता है कि नेपोलियन को फायदा हो जाता है, फ्रांस को फायदा हो जाता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वहां के लोगों के आसपास ये बातें फैला देते हैं कि हम लोग आजादी दिलाएंगे आप लोगों को, जैसे जनता चाहेगी वैसा आपका राज्य होगा। तो सबने सोचा कि बिल्कुल सही है ये भी, तो चलो ठीक है। तो उन्होंने ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के क्या करते हैं, अब नेपोलियन की सहायता करते हैं। जब भी नेपोलियन आता है वहां पर, और वहां के जो राजा है उनको हटा देते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग राज्यों में ये सब कुछ करता है आसपास के इलाके में, और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता, धीरे धीरे वहां के राजा को हटाकर फिर वो सोचता है कि यहां पर हम लोग अपने हिसाब से राज्य करेंगे, है ना। अब देखिएगा, अब 1804 में क्या होता है कि नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसके जन्म के आधार पर विशेषाधिकार समाप्त कर देता है। अब वो क्या करता है, फ्रांस के आसपास के राज्य को, ठीक है, जीत लेता है, वहां की जनता को खुश कर देता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, सब जगह पे क्या करता है, वहां पर जितने भी विशेषाधिकार होते हैं उसको खत्म कर देता है। कोई भी अधिकार नहीं है, सब बराबर है, सब सिमिलर, बहुत बढ़िया थी। फिर उसने क्या किया, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बना दिया। बहुत ही बढ़िया काम किया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, उस नेपोलियन ने बहुत बढ़िया काम किया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया था। सामंत बहुत बड़ा रोड़ा था किसी भी देश के लिए, जो सामंत थे ना, काफी हद तक 90% सामंत का काम था अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को पैसा इकट्ठा करना, ये काम था। उसने सामंत व्यवस्था को हटा दिया। भूदासत्व, जो जमीन के लिए दास बने हुए थे, उनको भी वहां से उसको हटा दिया था। जागीरदारी जो शुल्क है उसको खत्म कर दिया था, है ना। शहरों में भी जो कारीगरों की श्रेणी हुआ करती थी, उसको नियंत्रण को हटा दिया। मतलब बहुत अच्छे से काम किए थे उसने। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार लाया था। यह काम बहुत इंपॉर्टेंट था। कारण यह था कि कभी गड़बड़ हो जाए तो इसलिए यातायात होना चाहिए ना, इधर से उधर जाने के लिए। मान लीजिए पीछे से किसी ने हमला कर दिया, या किसी ने जो है ऐसे ही पंगे शुरू कर दिए, तो ठीक है, इसलिए उन्हें यातायात और संचार व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से सुधार किया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आजादी बहुत अच्छे से अच्छा की। वहां के जितने भी लोग थे, वो पहली बार उनको लगा था कि मजा आ गया भाई, है। पहली बार ऐसा हुआ कि राजा के जो निरंकुश राजा था, जो हमें बहुत परेशान करता था, वो चला गया। अब हम लोग आजाद हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ऐसा उनके दिमाग में आने लगा। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार, नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। कारण बता देता हूं, ये सेंटेंस समझने में एक चीज है। जो नए नए उद्योगपति हुए थे, या जो उद्योगपति पहले से थे, तो उनके मन में यह आया कि अगर पूरा का पूरा यूरोप एक जैसा हो जाएगा ना, जहां पर एक मुद्रा चलेगी, एक ही शासन होगा, एक ही नाप तोल होगा, तो ज्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। यहां से वहां पर अगर अपन सामान बेचेंगे ना, तो ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नहीं कोई माप तोल में दिक्कत होगी, हम आराम से अपना सामान बेच सकते हैं, हम अपना आराम से काम कर सकते हैं। ये इनका मानना था, है ना। लघु उत्पादक जो घर से काम करा करते थे, जो घर पे ही उनका जो है फैक्ट्री बनी हुई होती थी, तो वो वहीं से काम करते थे और वो सामान बेचते थे। तो उनका मन में ये आया था कि अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये सबने सोचा था और बहुत अच्छी बात थी। अब कहानी में लाते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट। अब क्या हुआ, अब होता है साहब ये कि अब उसने, जो नेपोलियन इतनी अच्छी अच्छी बातें की, वो उसने ठीक है बढ़िया की है, लेकिन उनके जो साथ में लोग थे ना, ठीक है, जे एक चीज मान लीजिए कि अगर नेपोलियन ने वहां पर शासन अच्छा व्यवस्था की है, तो उसके पीछे वाले लोग क्या सोचेंगे,
कि हमने तो यहां पर हमला करके जीता है भाई, हैं? नेपोलियन ने जो बोला बोला, वो क्या हर जगह ध्यान रखेगा क्या? तो उसने क्या किया, जो उसके चमचे थे, मतलब जो सेनापति वगैरह थे, उन्होंने क्या किया कि जिस राज्य को वो जीतते थे एंजॉय करते थे कि भाई साहब ये हमने जीता है, ठीक है, तुम लोग प्रजा हो, तुम लोग बाद में संभाल लेना, पहले तो हम लोग मजे लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जिस जगह को वो जीतते थे ना, जिस जगह पर जिस राजा को वहां से कुर्सी से हटाते थे, जो निरंकुश राजा थे, वहां के लोगों की सहायता से उनको ही परेशान करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर ये लोग दिख रहे हैं ना, ये नेपोलियन के लोग हैं। उन्होंने वहां पे झंडे गाड़े, वहां के आसपास के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, है ना। ये तो नेपोलियन को पता था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसको तो लगा कि आसपास लोगों को राजी करेंगे, है ना, आजाद करेंगे और वो अपने हिसाब से राज्य बनाएंगे। लेकिन वहां के जो फ्रांस के जो सेनापति थे या सैनिक थे, उनको तो लगा कि हम तो इसको जीतने आए थे, है ना, हमारी जान जोखिम में लाए भाई, है ना, इन लोगों के लिए तो हम भी तो एंजॉय करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वहां के लोगों को आसपास परेशान करना शुरू किया, किसानों को घुटनों पर टिकवा दिया, ऐसी चीजें करने लगे। जब फ्रांस के आसपास ऐसी चीजें होने लगी ना, तो उनके विश्वास हो गया कि नेपोलियन गलत है, उसने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए उसने राजा को हटाया है, लेकिन अपना राज्य यहां पर स्थापित करना चाहता है। तो ऐसे लोगों के मन में यहां पर यह भावना आई कि नेपोलियन गलत है, फ्रांस गलत है, फ्रांस तो हमारे ऊपर क्या करेगा, अधिकार करने के लिए आया। तो इस लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। जब बगावत धीरे धीरे शुरू की, तब नेपोलियन एक युद्ध के लिए गया हुआ था, वो था 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई। इस युद्ध के चक्कर में कहा जाता है कि युद्ध नेपोलियन जीत सकता था, लेकिन जब उसने ऐसी घटनाएं सुनी, जब उसको लगा कि आसपास के लोगों में ऐसी हो रही है, तब उसका जो है ध्यान भटक गया और ये युद्ध हार गया। तभी एक कलाकार हैं, ठीक है, उसने ना इस तरह की एक फोटो डिजाइन की है, ये नेपोलियन बोनापार्ट है, उसको इस तरह से इसने दिखाया है कि एक डाकिये की तरह है, ठीक है। जब ये युद्ध हारा था ना, तो जब वापस आ रहा था फ्रांस की तरफ, उसने जितने भी राज्य जीते थे ना, वो धीरे धीरे उसके हाथ से फिसल रहे थे, इसीलिए उसने डाकिये का रूप दिया। और डाकिये का जो बैग है वो एकदम पीछे से खुला हुआ है, उसके पास से जो पर्चियां हैं वो निकल रही हैं। ये जो पर्चियां हैं ना, वो अलग अलग देश हैं, उसने इंडिकेट किया है, उस कलाकार ने ये फोटो बनाई है कि जब फ्रांस से जो है 1813 का जो युद्ध हारकर वो जब वापस आ रहा था फ्रांस की तरफ, तब उसके हाथ से सारे देश छूट रहे थे। कारण क्या था, ये कारण था, है ना, उनके ही सैनिकों ने ये कांड किया जिसकी वजह से उसको हार मिली। और जब वापस आया तब तक फ्रांस खुद अलग अलग भागों में बांटने लग गया था, ठीक है। तो यहां तक ये घटना यहां पर आप लोगों को इसी चैप्टर में यहां तक देखने को मिलती है ना। जब यहां पर नेपोलियन वापस आता तो सारे देश चले जाते हैं, फ्रांस में भी बहुत दिक्कतें होने लगती हैं, लेकिन फिर वापस जो है फ्रांस के लोग इकट्ठा होते हैं और इस फ्रांस को वापस आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है, कि जनता चाहे ना कुछ भी कर सकती है अगर उसके मन में देश की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले पैदा हुई थी और उसने यूरोप को एक ज्वाला दे दी थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, जैसे प्रजा चाहती है वैसा ही राज्य बन सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। ऐसी कहानी आगे हम और सुनेंगे। अब यूरोप के बारे में अब जान ही रहे हैं, तो धीरे धीरे और भी यूरोप के बारे में जानेंगे। अभी तक फिलहाल इतना ही। और यहां तक मैंने आपको सारी चीजें कहानी के हिसाब से पढ़ाई हैं, और लेकिन किताब के हिसाब से पढ़ाई हैं, है ना। कहानी तो मैंने बनाई है लेकिन किताब के हिसाब से पढ़ाई है। और मैं ये आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ा है ना वो आपको याद हुआ होगा, लेकिन साथ में अगर आप किताब को पढ़ोगे ना तो ये सारी कहानी आपके दिमाग में आएगी। आप लोगों में से काफ़ी ऐसे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कहानी से क्या होगा। कहानी से ये होगा मेरे दोस्त कि ये जो कहानी अगर आपने सुनी है, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर लिखनी हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सिर्फ मैंने 2 डेटें बताई थी, है ना, 2 से 3 भी हो सकती हैं। एक तो फ्रांस की क्रांति, है ना, एक शुरुआत में जब सरयू की फ़ोटो आती है उस वक्त, और अभी 1813, ये 3 डेटें बताई और 3 डेटों में मैंने पूरी कहानी बता दी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और ऐसे ही याद करने के लिए अब आपके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, हम ऐप लेके आ रहे हैं। और ये ऐप का
लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पे इतने अच्छे अच्छे फीचर आपको देखने को मिलेंगे ताकि आप लोग अपनी स्टडी को सरल बना सके, बहुत इजी बना सके, और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलने वाली हैं। तो ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और साथ में यहां पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी दी गई है सोशल साइंस की क्लास 10th की, उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां सारे वीडियो मिलेंगे और सारी की सारी बहुत अच्छे से जो है हम लोगों ने स्टडी की है। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से। हंसते रहिए, खुश रहिए और हमारे साथ ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।